हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग करने जा रहे हैं फरवरी महीने का प्रतियोगिता दर्पण। ओके, सबसे पहले आप लोगों के लिए कुछ एडवाइस है, ध्यान से सुनना इसे। आपको अपना नोट्स खुद से बनाना है, कोई शॉर्टकट नहीं। ये मत ढूंढा करो कि शॉर्ट नोट्स पीडीएफ मिल जाए सब चीज़ों का और बस उसी को रटते रहो। विद्यार्थी के लिए बहुत ज़रूरी है कुछ लिखे भी वो। ओके, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो कुछ लिखना भी चाहिए। लिखना, पढ़ना, बोलना, सुनना, चारों काम करोगे तभी अलर्ट रहेगा और तभी जो है सही ढंग से अपना विकास कर पाओगे। ओके, तो अपने भागी का मेहनत करना पड़ेगा, इससे बचो नहीं, कोई दूसरा उपाय संभव है ही नहीं। ओके, हाँ, लेकिन जब भी मेहनत करना है तो इस बात का ध्यान रखना है कि कूड़ा बटोरने वाला मेहनत नहीं करना है। कूड़ा बटोरने वाले मेहनत से अर्थ क्या है? देखो, आजकल जो है ये इन्फॉर्मेशन एज है। ओके, चारों तरफ ज्ञान बट रहा है, इन्फॉर्मेशन एज है। चारों तरफ इतना ज्ञान बट रहा है कि अगर सावधान नहीं रहोगे तो कूड़े बटोरते ही रह जाओगे। चाहे वो यूट्यूब पे ज्ञान बट रहा हो, चाहे वो व्हाट्सएप पे, चाहे वो किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। ओके, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। आपको हीरे मोती चुनने हैं, आपको अपने काम का ज्ञान ही चुनना है, उसी को अपने नोट्स में लिखते जाना है। ओके, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। इस वीडियो लेक्चर को ध्यान से सुनोगे। ओके, जो भी एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट्स या एक्स्ट्रा पीस ऑफ इंफॉर्मेशन मैं यहाँ दूंगा जो इस मैगज़ीन में नहीं दिए गए हैं, ओके, आपको समझाने के लिए मैंने कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स इसमें जोड़े हैं, तो उसे लिखते चलोगे कहीं ना कहीं। ओके, हमेशा ध्यान रखो कि जितनी भी देर पढ़ो पूरे ध्यान से पढ़ो, पूरे श्रद्धा से पढ़ो। ओके, तभी जाकर आप अपनी कमजोरियों को भर पाओगे, कमजोरियों को दूर कर पाओगे। ध्यान और श्रद्धा ये दो चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पढ़ते वक्त। ओके, खासकर किसी भी वीडियो लेक्चर को या किसी की क्लासेस को अटेंड करते वक्त पूरा ध्यान और पूरा श्रद्धा वहाँ पे आवश्यक है। ओके, नहीं तो आपकी कमजोरियाँ आपके साथ हमेशा के लिए रह जाएंगी। ओके, और कमजोरी दूर नहीं कर पाओगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि आखिरकार पढ़ाई का मकसद कमजोरी दूर करना ही है। कमजोरियाँ दूर करोगे अपनी, तभी जाकर एग्ज़ाम में बढ़िया परफॉर्म कर पाओगे। ओके, अच्छा, इन सब के अलावे कोशिश करना है कि एक कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग डेवलप करो, एक पूर्ण समझ किसी भी विषय की, जो भी टॉपिक पढ़ रहे हो उसकी एक अच्छी खासी समझ पैदा करना है आपको। ओके, कोई भी न्यूज़ हो या उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट हो। ओके, इन सब के अलावे अपने अंदर जो है सीखने की चाहत पैदा कीजिए, सीखने की कोशिश करो। बस पढ़ नहीं लेना है, बस रट नहीं लेना है, सीखो उसमें क्यों क्या कहना चाह रहा है। जितना सीखोगे उतना ही आपका विश्वास बढ़ेगा। ओके, और जब विश्वास बढ़ेगा तो आगे बढ़ना तय है, आगे बढ़ना स्वाभाविक है, बहुत सहज है। ओके, तो सीखने का जुनून पैदा करना है, ये बहुत ही ज़्यादा दिमाग में रखना है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ नोट मैंने कुछ लिख दिया है कि ये जो वीडियो लेक्चर है ये मैगज़ीन का अल्टरनेटिव नहीं है, ये जस्ट एक हेल्प है स्टूडेंट्स को, एस्पिरेंट्स को, कि वो न्यूज़ और जो भी इश्यूज़ है उसको समझ पाएँ सही ढंग से। इसलिए वीडियो लेक्चर्स बनाए जा रहे हैं। केयरफुली मैगज़ीन्स को ज़रूर पढ़िए। कुछ अशुद्धियाँ हो सकती हैं विशेषकर हिंदी टाइपिंग में। ओके, तो इसका भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं। राष्ट्रीय घटनाक्रम में शुरुआत हो रहा है सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट से। सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट क्या है? तो हमारा एक नया संसद भवन बन रहा है और ये नया संसद भवन का जो आकार है वो त्रिभुजाकार है। तो ये जो नया संसद भवन बन रहा है इसी के प्रोजेक्ट को नाम दिया गया है सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट। ओके, जो पुराना संसद भवन है हमारा उसी के बगल में बन रहा है। इसकी आकृति त्रिभुजाकार है, ये याद रखोगे। हमारे पीएम साहब ने इसका उद्घाटन कर दिया है। इसका उद्घाटन करने का अर्थ हुआ कि शिलान्यास कर दिया, अब ये बनना शुरू हुआ। उद्घाटन मतलब ये बन चुका नहीं है। ओके, तो ध्यान रखोगे, इसका शिलान्यास कर दिया है 10 दिसंबर 2020 को। ओके, अच्छा, अब बात ये भी आ रही है कि भाई ये नया संसद भवन क्यों बनाया जा रहा है? तो इसके पीछे जो कारण सामने आ रहा है वो कारण आ रहा है कि 2026 का परिसीमन। सबसे पहले समझो कि परिसीमन क्या होता है। ओके, देखो, संसद में कौन बैठते हैं? सांसद बैठते हैं। हर एक सांसद जो है वो संसदीय क्षेत्र से चुनकर आते हैं। ओके, हर एक सांसद जो है वो अपने अपने संसदीय क्षेत्र से चुन के आते हैं। खासकर लोकसभा के सांसदों की बात मैं कर रहा हूँ। राज्यसभा के सांसद भी होते हैं जो हर एक राज्य से चुन के आते हैं। तो अब क्या होगा, 2026 में जब परिसीमन होगा
तो इन संसदीय क्षेत्रों की संख्या बढ़ सकती है। ओके, क्योंकि 1971 की जनगणना के आधार पर जो परिसीमन हुआ था, परिसीमन जो है जनगणना के आधार पर होती है, ताकि जो है जनसंख्या के हिसाब से हमारे प्रतिनिधि केंद्र में जा सके। ओके, तो 1971 की जनगणना के आधार पर जो परिसीमन आयोग बैठा था, शायद 1973 में बैठा था, उस परिसीमन आयोग ने जितनी संख्या तय की थी संसदीय क्षेत्रों की, वो संख्या आज भी क्या है तो बनी हुई है उतनी ही, उस संख्या में वृद्धि नहीं हुई। लेकिन 1971 से लेकर आज ये 2021 तक आबादी जो है बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, तो 2026 तक संख्या बढ़ाने को फ्रीज कर दिया गया था, लेकिन 26 के बाद जो है संख्या बढ़ाने की अब कोशिश की जाएगी। परिसीमन जो होगा 2026 के बाद, तो उसमें संख्या बढ़ना लगभग तय है। जब संख्या बढ़ेगा तो हमारा संसद भी कुछ उसकी आकार कुछ बड़ी होनी चाहिए, तो संसद में सीटों की संख्या बढ़ाई जा सके। ओके, यही मूल कारण है इस नए संसद भवन के बनने के पीछे। ओके, तो परिसीमन जो है वो आप लगभग समझ गए होंगे। समझ में ना आए तो फिर से कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं दोबारा वहाँ पे समझाने का कोशिश करूँगा। बाकी आप अनुच्छेद 82 और अनुच्छेद 170, ओके, 82 और 170 जो आर्टिकल्स हमारे संविधान के, कॉन्स्टिट्यूशन के, उसको अगर पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। इंटरनेट पे भी चेक कर सकते हो। ओके, चलो, तो वही मैंने यहाँ लिख दिया कि 1971 के सेंसस के आधार पर 2026 तक सीटों की संख्या फ्रीज कर दी गई थी। ओके, उसके बाद से कभी भी सीट बढ़े नहीं हैं। लेकिन ऐसा नहीं, उसके बाद से परिसीमन हुआ ही नहीं है, बस परिसीमन में सीमाएं बदली गई हैं। परिसीमन में दो चीज़ें होती हैं, संसदीय क्षेत्र की संख्या तय होती हैं, दूसरा संसदीय क्षेत्र की सीमाएं बताई जाती हैं कि इस जगह पे रहने वाले आदमी को, आदमी इस संसदीय क्षेत्र में आता है। आप सब मालूम करोगे कि आपका संसदीय क्षेत्र कौन सा है। ओके, तो हो सकता है कि कभी आप इस संसदीय क्षेत्र में हो, कभी आप किसी और दूसरे संसदीय क्षेत्र में चले जाएं, अगर आप दो संसदीय क्षेत्र के बाउंड्री पे हो, क्योंकि बाउंड्री भी चेंज होते रहता है। ओके, मान लो ये ए संसदीय क्षेत्र है, ये बी संसदीय क्षेत्र है, तो बाउंड्री चेंज हो सकता है और हो सकता है कि ये जो इलाका है ये इलाका ए में आ जाए। ओके, तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, इसको भी परिसीमन ही कहते हैं। लेकिन परिसीमन में सीमा भी तय की जाती है, संख्या भी तय की जाती है। संख्या को 2026 तक फ्रीज किया गया है, सीमा को फ्रीज नहीं किया गया है, इस बात का ध्यान रखना। सीमा जो है चेंज होती रही है 1971 के बाद भी। ओके, लेकिन अब संख्या बढ़ेगी, संख्या बढ़ेगी तो हमारे सांसदों की संख्या बढ़ेगी। ओके, जैसे 543 सांसद लोकसभा में लगभग, और 250 के लगभग जो है राज्यसभा में हमारे टोटल होते हैं। ओके, कुल ऐसा भी 250 नहीं है, 245 ही हैं। ओके, तो इनकी संख्या जो है ये बढ़ने वाली है। ओके, इसलिए नया संसद बनाया जा रहा है। अब ये जो नया संसद बन रहा है, इसका डिज़ाइन कौन बना रहा है? इसका डिज़ाइन बना रहा है मेसर्स HCP डिज़ाइन मैनेजमेंट लिमिटेड, और इसका निर्माण कौन करेगा? निर्माण करेगा टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, इसमें जो फिगर बताया गया है कि ये नया संसद भवन बनाने में कितना खर्च लगेगा, तो 971 करोड़ का खर्च बताया गया है आपके मैगज़ीन में। लेकिन ये फिगर थोड़ा कंट्रोवर्शियल फिगर है, डिफरेंट न्यूज़ पेपर्स में, न्यूज़ चैनल्स में अलग अलग फिगर आ रहे हैं। कुछ फिगर्स के हिसाब से तो 20,000 करोड़ तक का ये प्रोजेक्ट है, लेकिन हो सकता है केवल जो संसद भवन बने वो 971 करोड़ का ही हो, लेकिन आसपास भी काफ़ी कुछ डेवलप करना होता है, तो पूरा जो प्रोजेक्ट है उसे लगभग 20,000 करोड़ का माना जा रहा है। लेकिन ये डेटा आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ये कंट्रोवर्शियल फिगर है थोड़ा। ओके, 2022 तक इसका निर्माण पूरा हो जाएगा। 2022 का मतलब क्या हुआ? हमारे स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर। जो मौजूदा संसद भवन थी, इसके बारे में भी एक चीज़ ध्यान रखोगे कि 1921 को इसकी नींव रखी गई थी और इसका उद्घाटन 1927 में हुआ। ओके, और उस समय जो तत्कालीन गवर्नर जनरल थे लॉर्ड इरविन, ओके, बेसिकली इनको आप वायसराय कह सकते हो कि उस समय वायसराय का पद था। ओके, तो लॉर्ड इरविन जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया जो अभी का हमारा मौजूदा संसद भवन है। ओके, इसके अलावा जो है ये जो हमारा सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट जब शुरू हुआ, तो इसके शिलान्यास के दौरान जो भी वहाँ पे फंक्शन किए गए, शिलान्यास समारोह में विपक्षी नेता शामिल नहीं हुए थे। वो सब आपको अपने नोट्स में लिखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, और इसका जो भूमि पूजन हुआ, वो भूमि पूजन शारदा पीठ, बहुत ही फेमस पीठ है। ओके,
शारदा पीठ द्वारा जो शीतला माता मंदिर में जो संचालित गुरुकुल के जो आचार्य हैं श्री राघवेंद्र भट्ट, उन्होंने जो है इसका शिलान्यास पूजा जो होता है, भूमि पूजन जो है वो करवाया था। सर्वधर्म प्रार्थना भी हुई थी इस अवसर पे। ओके, वो सब चाहो तो नोट्स में लिखो, बाकी कुछ खास आवश्यकता नहीं है। अच्छा, इस अवसर पे जो है प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि अब वो दिन दूर नहीं जब भारत को लोकतंत्र की जननी स्वीकार करेगी ये दुनिया। भारत को लोकतंत्र की जननी स्वीकार करेगी ये दुनिया। तो भारत में लोकतंत्र की जड़ ऐसे भी बहुत पुराने हैं ही। ओके, हमने देखा कि भाई प्राचीन काल में वैशाली गणराज्य वगैरह, ओके, तो वहाँ पे भी लोकतांत्रिक व्यवस्था थी। इवन आप बहुत गहराई से अगर बुद्धिज़्म को भी पढ़ोगे, बहुत गहराई से जैनिज़्म को पढ़ोगे, तो वो भी कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी को प्रमोट करते हुए दिखते हैं। ओके, खैर वो सब तो बात की बात है। लेकिन मोदी जी का कहना था इस शिलान्यास समारोह के दौरान कि अब वो दिन दूर नहीं जब पूरी दुनिया भारत को लोकतंत्र की जननी स्वीकार करेगी। ओके, इसी बीच में एक न्यूज़ आया था कि सर्वोच्च न्यायालय ने सभी निर्माण कार्यों पर रोक लगा दी है, जो आपके मैगज़ीन में लिखा हुआ है। लेकिन अभी हाल फिलहाल का जो रिपोर्ट ये है कि सर्वोच्च न्यायालय ने ग्रीन लाइट दे दिया है। ओके, निर्माण कार्य चल रहा है। निर्माण कार्य में अब सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से कोई रुकावट नहीं है। ओके, तो चूँकि ये मैगज़ीन दिसंबर महीने का है, तो इसमें जो है थोड़ा बहुत संभावना है कि बहुत कुछ आगे बढ़ चुका है समय। ओके, चलो, तो हम लोग अब जो है नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। अगला न्यूज़ जो है हमारा वो कह रहा है कि वर्ष 2020 में संसद की बैठकों की संख्या अब तक की सबसे कम 33 ही रही। 2020 में कोरोना संक्रमण के कारण जो संसद में जो बैठकें होती हैं वो बैठक अब सबसे कम हो पाई। ओके, 33 बैठक ही हो पाई। ओके, तो इसके पीछे कारण क्या था? कोरोना संक्रमण। ओके, तो अब तक की सबसे कम बैठक किस साल हुई? 2020 में। कारण क्या? कोरोना संक्रमण। ओके, देखो संसद के 3 सत्र होते हैं। 3 सत्र होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका नाम सब लोग याद रखोगे। बजट सत्र, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र। बजट सत्र फरवरी के आसपास, मानसून सत्र मानसून के समय में, शीतकालीन सत्र ये अक्टूबर नवंबर में। ओके, तो ये जो 3 सत्र होते हैं, 2 सत्र होने तो बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। ओके, क्योंकि आप सबको मालूम है कि 6 महीने से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए 2 सत्र के बीच में। तो 1 साल के अंदर 2 सत्र होने बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। लेकिन सामान्यतः हम लोग देखते हैं कि 1 साल में 3 सत्र होते ही होते हैं। लेकिन इस बार जो है शीतकालीन सत्र को टाल दिया गया। ओके, और ऐसा नहीं है कि पहले कभी ऐसा नहीं हुआ है, ऐसा पहले भी हुआ है। कब कब हुआ है वो सब याद रखने की कुछ खास आवश्यकता नहीं है, लेकिन बस ध्यान रखना कि इस बार शीतकालीन सत्र को टाल दिया गया है। ऐसा पहले भी किया जा चुका है, लेकिन इस बार सबसे कम बैठकें हुई हैं 2020 में, ये आप याद रख सकते हो। तीसरा न्यूज़ है हमारा कि बोरिस जॉनसन साहब जो है वो गणतंत्र दिवस में मुख्य अतिथि। लेकिन अभी की जो खबर है वो ये है कि बोरिस जॉनसन साहब ने इसे कैंसिल कर दिया है। ओके, अब वो नहीं आ रहे हैं मुख्य अतिथि के रूप में। इस बार कोई भी मुख्य अतिथि के रूप में नहीं बुलाया जाएगा। ओके, तो इसे भी ध्यान रखोगे। तो कोरोना के कारण बेसिकली ब्रिटेन में कोरोना वायरस जो है, ओके, कोरोना वायरस का एक नया स्ट्रेन वहाँ पे पाया गया। उससे काफ़ी ज़्यादा लोग बीमार पड़ गए, और जो नया स्ट्रेन है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से उसमें फैलने की शक्ति है। ओके, तो इन सब चीज़ों को देखते हुए वहाँ पर जो है दोबारा लॉकडाउन वगैरह ये सब चीज़ हुई। तो उस कारण जो है बोरिस जॉनसन साहब को अच्छा नहीं लगा कि ऐसे समय में वो किसी दूसरे देश के समारोह में भाग लेने जाए, तो उन्होंने इसे स्थगित कर दिया। उसके बाद जो है भारत सरकार ने यह निर्णय लिया कि इस बार किसी को भी अतिथि के रूप में नहीं बुलाया जाएगा। बीच में कुछ अफवाहें आई थी, ओके, लेकिन कि उन्हें बुलाया जा रहा तो उन्हें बुलाया जा रहा, लेकिन वो सब चीज़ें अफवाह जो है भारत सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि इस बार कोई भी मुख्य अतिथि के रूप में गणतंत्र दिवस में नहीं आएगा। ओके, पिछले वर्ष जो है ब्राज़ील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो को बुलाया गया था, ये आप सबको याद होना चाहिए। अगला न्यूज़ है हमारा कि 2014 से 18 की अवधि में देश में तेंदुओं की संख्या में इतना प्रतिशत की वृद्धि हुई। तेंदुओं की संख्या अब 12,852। ओके, 14 से 18 के बीच में तेंदुओं की संख्या में 62% की वृद्धि हुई। ये वन मंत्रालय का रिपोर्ट है। ओके, देखो
14 से 18 के बीच में हमने देखा था कि बाघों की संख्या भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से वृद्धि हुई थी। ओके, एशियाटिक लायंस की संख्या में भी काफ़ी ज़्यादा वृद्धि हुई थी। ओके, तो स्पेशली बाघों की संख्या में जो वृद्धि हुई थी, तो इसको लेकर जो है ये एक वर्ल्ड मीडिया के अटेंशन में भी आया था। ओके, और ये काफ़ी ज़्यादा हमारे लिए गर्व का कारण भी बना था कि भारत में बाघों की संख्या में काफ़ी तेज़ी से वृद्धि हो रही है, क्योंकि भारत ने जो टाइगर प्रोजेक्ट चला रखा है वो काफ़ी सही दिशा में जा रहा है। ओके, तो बाघों के साथ साथ क्या है, तो तेंदुओं की संख्या में भी वृद्धि पाई गई। बेसिकली जब बाघों की संख्या काउंट हो रही थी तो उसी समय तेंदुओं की संख्या भी काउंट हो रही थी। होता क्या है कि कोई भी जगह जंगल होता है तो जंगल का जो बीच का इलाका होता है वहाँ पर बाघ रहते हैं, जो कोर इलाके होते हैं। जंगल के जो किनारे किनारे इलाका होता है वहाँ जनरली तेंदुआ रहते हैं। तेंदुआ बीच के इलाकों में नहीं जाते क्योंकि बाघों का इलाका होता है वो। ओके, तो जंगल बटा होता है कि किसका कौन सा इलाका होगा। ओके, तो जनरली तेंदुए जो हैं जंगल के किनारे वाले भागों में, जंगल के बाहर वाले भागों में ही पाए जाते हैं, और बाघ जो है जंगल के बिल्कुल अंदर डीप, ओके, वहाँ पे पाया जाता है। ओके, तो दोनों की जनगणना जो एक ही साथ हुई थी। ओके, तो तेंदुओं की जो जनगणना हुई उसका नाम था रिपोर्ट का स्टेटस ऑफ लेपर्ड्स इन इंडिया 2018। ओके, सर्वाधिक किन राज्यों में ये तेंदुए पाए गए हैं, तो एमपी में सबसे सर्वाधिक, याद रखोगे बिल्कुल, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में। ओके, ये 3 टॉप हमारे स्टेट्स हैं, राज्य हैं जहाँ पर तेंदुओं की संख्या सर्वाधिक पाई गई है। इसके अलावा बाघों के मामले में भी शीर्ष 2 स्थान एमपी और कर्नाटक का ही है। ओके, तीसरा स्थान उत्तराखंड का है। तेंदुओं के मामले में तीसरा स्थान महाराष्ट्र, लेकिन बाघों के मामले में तीसरा स्थान उत्तराखंड। ये टॉप 3 याद रख लो, बहुत ज़्यादा है। ओके, इससे ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। एमपी, कर्नाटक, महाराष्ट्र, एमपी, कर्नाटक, उत्तराखंड। ओके, सर्वाधिक किन क्षेत्रों में, ये 2 राज्य हो गए, लेकिन क्षेत्र कहने का अर्थ क्या हुआ कि जानवरों के हिसाब से, तेंदुआ बाघ के हिसाब से आप कैसे क्षेत्र को बांटोगे, कहाँ कहाँ पे जंगल पाए जाते हैं, तो वैसे कैसे क्षेत्र को बांटोगे। तो मध्य भारत में काफ़ी ज़्यादा जंगल पाया जाता है, सबको मालूम है, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के इलाके में। ओके, तो इस इलाके में जो है सर्वाधिक बाघ भी पाए गए हैं, सर्वाधिक तेंदुए भी पाए गए हैं। कहाँ पे, मध्य भारत में। उसके बाद पूर्वी घाट, सबको मालूम है पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट। ओके, ये पश्चिमी घाट हो गया, ये पूर्वी घाट है हमारा। ओके, तो पूर्वी घाट में भी जंगल हैं, तो पूर्वी घाट में भी जो है बाघ और तेंदुए दोनों पाए गए हैं अच्छी खासी संख्या में। दूसरे स्थान पर ये क्षेत्र है। शिवालिक की पहाड़ियों में भी बाघ और तेंदुए पाए गए हैं, तीसरे स्थान पर है शिवालिक की पहाड़ी। ओके, हिमालय का। ओके, तो ये 3 क्षेत्र हैं, 3 क्षेत्र भी याद रखोगे, मध्य मध्य भारत, पूर्वी घाट और शिवालिक की पहाड़ियाँ। ओके, तो इन 3 क्षेत्रों में तेंदुओं की संख्या भी सर्वाधिक पाई गई है, और बाघों के भी मामले में भी यही क्रम है, बाघों की संख्या भी सर्वाधिक पाई गई है। ओके, इतना आपको याद रखना है। अगला न्यूज़ है असम में तिवा परिषद तथा बोडोलैंड स्वायत्त परिषद के चुनावों में भाजपा को भारी सफलता। ओके, चलो सबसे पहले ये समझना है कि क्या ये तिवा स्वायत्त परिषद और ये बोडोलैंड स्वायत्त परिषद, अक्सर मैं देखता हूँ कि स्टूडेंट्स या एस्पिरेंट्स जो इन सब चीज़ों को नेगलेक्ट कर देते हैं, ऐसे न्यूज़ को चाहे वगैरह चीज़ों को। ओके, नेगलेक्ट नहीं करना है। ऐसे नेगलेक्ट करने का जो कारण यही होता है उन्हें समझ में नहीं आता कि चीज़ें हैं क्या। ओके, पॉलिटी का कुछ ढंग का नॉलेज नहीं होता, तो इन सब चीज़ों को लोग जनरली अवॉइड करते हैं। ओके, या गहराई से समझने की कोशिश नहीं करते। बहुत से बहुत हुआ तो फैक्ट्स याद कर लिए, उतना छोड़ दिए। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये स्वायत्त परिषद जो असम में है ये है क्या। ओके, देखो शेड्यूल 6 के अंतर्गत जो है हमारे संविधान में जो 12 शेड्यूल हैं, 12 जो अनुसूचियां हैं, उसमें एक शेड्यूल 6 भी है। ओके, शेड्यूल 6 में जो है देश में ट्राइबल एरियाज़ कहाँ कहाँ हैं उनके बारे में चर्चा की गई है, और ट्राइबल एरियाज़ को कुछ ऑटोनॉमी दी गई है, कुछ स्वायत्तता दी गई है उनको। ओके, ताकि वो अपना शासन थोड़ा बहुत खुद से कर सके। कुछ खास विषयों पे सरकारें हस्तक्षेप नहीं करती हैं, उनको स्वशासन का अधिकार है कुछ खास विषयों पे। ओके, इसकी चर्चा कहाँ पे, शेड्यूल 6 में, ट्राइबल एरियाज़ में। ओके, तो इसमें हमारा असम के भी कुछ क्षेत्र आते हैं।
ओके, इसका ध्यान रखना है। तो 6 शेड्यूल के हिसाब से असम में 3 ऑटोनॉमस काउंसिल हैं। ऑटोनॉमस काउंसिल मतलब स्वायत्त परिषद, यानी कि इन 3 स्वायत्त परिषदों के क्षेत्र में कुछ विषयों पर वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ के जो लोकल जनता है, वो उनको लगभग स्वशासन जैसा ही अधिकार है। ऐसे वहाँ की पॉलिटी क्या है, वहाँ का एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर क्या है, उसे आप अलग से लक्ष्मीकांत से या किसी अच्छी किताब से पढ़ लेना। ओके, शेड्यूल 6 स्पेशल। तत्काल मैं बस काम भर की चीज़ें यहाँ समझा देता हूँ कि 3 स्वायत्त परिषद हैं, 3 ऑटोनॉमस काउंसिल हैं। कहाँ पर? असम में शेड्यूल 6 के अंतर्गत। ये 3 कौन कौन हैं? बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल, दीमा हसाओ ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, कार्बी आंगलोंग ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। ये 3 जो हैं क्षेत्र हैं वहाँ पर, कहाँ पर? असम में, जो 6 शेड्यूल के अंतर्गत आते हैं। ओके, भारत में पूरे 10 हैं ऐसे ऑटोनॉमस काउंसिल। ओके, जिसमें से 3 जो है असम में हैं। ओके, अच्छा, इसके अलावा क्या है कि वहाँ की राज्य सरकार ने भी कुछ राज्य स्तर पे ही कुछ ऑटोनॉमस काउंसिल बना रखे हैं। 6 शेड्यूल यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। ओके, वहाँ पे ये 3 हैं, बोडोलैंड, दीमा हसाओ, कार्बी आंगलोंग। ओके, लेकिन राज्य सरकार ने भी क्या कर रखा है, तो 6 स्वायत्त परिषद बना रखे हैं। उन 6 का नाम यहाँ लिखा हुआ है, जिसमें ये तुम्हारा तीवा ऑटोनॉमस काउंसिल भी है। रभा, मिसिंग, तीवा, देवरी, थिंगल, सोनोवाल, कचारी। ओके, ये 6 जो है राज्य सरकारों ने बना रखा है और वहाँ की ऑटोनॉमस काउंसिल। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो 10 ऑटोनॉमस काउंसिल मैंने बताया है, ये 6 शेड्यूल के अंतर्गत बताया है। ओके, 4 राज्य हैं, ज़्यादा मैं विस्तार में नहीं चाहूँगा, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि तीवा जो स्वायत्त परिषद है वो वहाँ की राज्य सरकार ने बनाया है। बोडोलैंड स्वायत्त परिषद जो है वो 6 शेड्यूल हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का है उसके अंतर्गत बना है, ये ध्यान रखना है। तो अभी स्वायत्त परिषद हैं, इनको जब दिया गया है कि आप स्वशासन करोगे, तो यहाँ पर भी चुनाव होता है और लोग जो है चुनते हैं अपने लीडर को। तो इन चुनावों में भाजपा को भारी सफलता मिली है, बस ये खबर है। ज़्यादा इसमें डीप नहीं जाना है कि पॉलिटिक्स से ज़्यादा क्वेश्चन पूछता नहीं है कि कौन जीता, कौन हारा, वगैरह वगैरह। बीजेपी को यहाँ भारी सफलता मिली है। ओके, इन चुनावों में बस ये ध्यान रखना है। ओके, चलो, और ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है कि तीवा स्वायत्त परिषद क्या है। तो तीवा स्वायत्त परिषद एक स्टैचुरी ऑटोनॉमस काउंसिल है जो वहाँ की राज्य सरकार ने बनाया है स्टेट एक्ट के तहत। ओके, बोडोलैंड स्वायत्त परिषद भी एक ऑटोनॉमस काउंसिल है, यानी एक स्वायत्त परिषद है जो 6 शेड्यूल के अंतर्गत बना है। तो 6 शेड्यूल के अंतर्गत टोटल 3 बने हैं, उनमें से एक बोडोलैंड है, और स्टेट एक्ट के तहत टोटल 6 बने हैं, उनमें से एक तीवा है। ओके, चलो, अगर फिर भी समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में लिखोगे। आगे है कि स्वदेश निर्मित युद्धपोत हिमगिरी का जलावतरण। ओके, ये अगला न्यूज़ है हमारा। तो समझते हैं इसमें क्या है ये। चलो, हिमगिरी इसे कहा जा रहा है, ये स्टेल्थ फ्रिगेट है। ओके, स्टेल्थ फ्रिगेट का मतलब क्या हुआ कि इस तरह के युद्धपोतों में स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, स्टील का मतलब क्या होता है, चुराना। ओके, और स्टेल्थ का मतलब क्या हुआ, जो चोरी छुपे आगे बढ़ सके, चोरी छुपे जा सके। ओके, जिसको दुश्मन पकड़ ना पाए। ओके, तो ये जो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी होता है ये इस युद्धपोत में लगा हुआ है। इस टेक्नोलॉजी के कारण, इस प्रौद्योगिकी के कारण ये काफ़ी मुश्किल हो जाता है, हार्डर हो जाता है किसी भी रडार के लिए या किसी भी विजुअल सोनार या इंफ्रारेड मेथड्स के द्वारा उस जहाज़ को डिटेक्ट कर पाना, पकड़ पाना। ओके, तो वो जहाज़ जो है जल्दी लोगों के पकड़ में नहीं आएगा, जल्दी रडार के या आँखों से दिखेगा नहीं, जल्दी उसमें सोनार या इंफ्रारेड मेथड के द्वारा भी उसको पकड़ा नहीं जा सकता है। तो ये सब तरीके होते हैं किसी को भी पकड़ने का, रडार के द्वारा, आँखों से देखकर, सोनार के द्वारा, इंफ्रारेड मेथड के द्वारा, तो बहुत मुश्किल होता है डिटेक्ट कर पाना। तो इसी को कहते हैं हम लोग क्या, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी। तो ये जो हमारा हिमगिरी है ये स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है इसमें। ओके, बेसिकली क्या है कि प्रोजेक्ट है हमारा 17A। इसी प्रोजेक्ट के तहत जो है कुल 7 ऐसे जो युद्धपोत बनने हैं। ओके, ये जो 7 युद्धपोत हैं वो एक गार्डन रिच शिप बिल्डर्स इंजीनियर्स करके कंपनी है और एक मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स
ओके। कंपनी कहने का अर्थ हुआ कि यहाँ पर जो इन दो जगह है, ये सरकारी कंपनी है दोनों, यहीं पे जो है शिप्स वगैरह बनते हैं। ओके, ऐसे ही हमारे देश में शायद 8-10 के आसपास होंगे टोटल। तो ये जो गार्डन रिच शिप बिल्डर्स इंजीनियर्स हैं, ये कोलकाता स्थित हैं। ये इस 7 में से 3 बनाएंगे। प्रोजेक्ट 17A के तहत जो हिमगिरी जैसे स्टेल्थ फ्रिगेट बनने हैं, स्टेल्थ जहाज बनने हैं, उसमें से 7 में से 3 ये कोलकाता वाला गार्डन रिच शिप बिल्डर्स बनाएगा, और 4 जो हैं ये मुंबई स्थित जो मचगांव डॉक शिप बिल्डर्स हैं ये बनाएंगे। ओके, तो आपको यहाँ बस याद रखना है कि हिमगिरी एक युद्धपोत है। अब युद्धपोत भी क्या होता है शायद समझ में आ रहा होगा आप लोग को। युद्धपोत बहुत विशाल विशाल जहाज होते हैं। इन जहाज़ों पे जो है फाइटर प्लेन और दूसरे भी बहुत सारे हथियार वगैरह ढोकर लंबी लंबी दूरी तक ले जाया जा सकता है। ओके, तो ये जो फाइटर प्लेन्स होते हैं इनके बारे में ध्यान रखोगे कि फाइटर प्लेन्स जो हैं ये बहुत लंबी दूरी तक उड़ के जाना और फिर वापस आना संभव नहीं हो पाता। इनके पास बहुत ज़्यादा फ्यूल नहीं होता। ओके, तो अगर फाइटर प्लेन से लड़ना है, कहीं बहुत दूर जाके बम गिराना है, तो फाइटर प्लेन को तुम यहाँ से छोड़ दो, सोचो कि बम गिरा के फिर वापस आ जाएगा, तो बहुत मुश्किल काम है, इतना फ्यूल उसमें नहीं होता। ओके, तो क्या करना होता है, जहाज़ को अपने हम काफ़ी दूर तक ले गए, फिर फाइटर प्लेन गया और उड़ के यहाँ पे बम गिरा के फिर वापस आ गया। तो अब डिस्टेंस काफ़ी कम हो जाती है। ओके, इसलिए इन जहाज़ों का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। इसके अलावा भी नवल जो वार होता है, नेवी के द्वारा जो वॉर किया जाता है, उसमें भी इन जहाज़ों का बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंस है। ओके, तो ये जो युद्धपोत होते हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं किसी भी देश के लिए, खासकर जो बड़े बड़े देश हैं, भारत जैसे जो बड़े देश हैं, इनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। ओके, चलो हम लोग चलते हैं अब अगले खबर में। अगला खबर है हमारा कि बिहार में राजगीर में भारत का दूसरा ग्लास ब्रिज, ओके, ये बना है। पहला जो ग्लास ब्रिज था वो सिक्किम के पेलिंग में, ओके, जिसको पेलिंग स्काई वॉक नाम दिया गया, ये बना था, याद रखोगे। दूसरा ग्लास ब्रिज जो है वो बिहार के राजगीर में। ओके, तो ये 2 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। चलो, ये 2021 में खुलेगा। कुछ लंबाई इसकी लिखी हुई थी, 85 फीट लंबी है और 250 फीट की ऊंचाई पे बना है। ये सब याद रखना कुछ खास आवश्यक नहीं है। ये ध्यान रख सकते हो कि 5 पहाड़ियों के बीच ये बना है तुम्हारा ये ग्लास ब्रिज। बेसिकली राजगीर खुद जो है 5 पहाड़ियों के बीच स्थित है। ओके, और ये जो बना है वो चीन के वांगझू प्रांत में जो पुल है, ऐसा ही ग्लास ब्रिज है, उसी के तर्ज पे ये बनाया गया है। ओके, एक तीसरा भी प्रोजेक्ट अभी जो है चलना शायद शुरू होगा। वो ऋषिकेश में आप सबने सुना हुआ एक लक्ष्मण झूला करके एक बहुत फेमस ब्रिज था। ओके, वो ब्रिज अभी तत्काल बंद हो चुका है। अब उसी ब्रिज के बगल में एक ऐसी परियोजना पे काम चल रहा है शायद, और वो तीसरा होगा अगर वो कंप्लीट हो जाता है तो। ओके, चलो, तो ये याद रख सकते हो, सब आसान भी याद रखना। चौथा खबर है हमारा, चौथा नहीं, जो भी अगला खबर हो, वो हमारा PSLV C50 द्वारा CMS 01 संचार उपग्रह का प्रक्षेपण किया गया है। PSLV C50, PSLV के बारे में सबको मालूम होना चाहिए। ओके, PSLV हमारा जो है एक रॉकेट है जिसके द्वारा हम उपग्रह को अंतरिक्ष में विभिन्न कक्षाओं में भेजते हैं। हमारे पास PSLV के अलावे जो है GSLV भी है। ओके, और एक SLV भी है। SLV सॉरी अभी है नहीं, अब SSLV काम कर रहा है। अभी 3 रॉकेट लॉन्चर्स काम कर रहे हैं इंडिया में, PSLV, GSLV और SSLV। ओके, चलो, इन सभी रॉकेट लॉन्चर्स के बारे में अलग से बताया जाएगा। इस सब के बारे में यहाँ चर्चा कर पाना संभव नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो है मैंने सबसे पहले आपको कुछ समझाने की कोशिश की है कि ऑर्बिट्स क्या होते हैं। जैसे आपके मैगजीन में चर्चा किए हुए हैं GTO का, जियो सिंक्रोनस ट्रांसफ़र ऑर्बिट का। ओके, तो ये जियो सिंक्रोनस ट्रांसफ़र ऑर्बिट को पहले समझना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है कि ये है क्या। ओके, चलो समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं ट्रांसफ़र ऑर्बिट क्या होता है। ओके, ट्रांसफ़र ऑर्बिट क्या होता है इसको समझते हैं। देखो, ये मान लो पृथ्वी है, तो पृथ्वी का ये क्या हुआ, एक ऑर्बिट है। ये ऑर्बिट का मतलब क्या हुआ कि पृथ्वी के चारों तरफ एक पथ बना हुआ है। ओके, अब किसी उपग्रह को पृथ्वी चक्कर काटना है तो इसी ऑर्बिट में घूमेगा। अब मान लो एक दूसरा ऑर्बिट भी है,
अब इस उपग्रह को अगर हमें या किसी भी चीज़ को अगर हमें इस ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में भेजना है, ओके, तो हमें इसमें रॉकेट का इस्तेमाल करना पड़ता है, वगैरह वगैरह जो भी चीज़ का इस्तेमाल करना पड़ता है, रॉकेट लॉन्चर से, PSLV, GSLV, SSLV, ओके। तो ये जो ऑर्बिट है, ओके, इस ऑर्बिट को हम कह सकते हैं कि इस ऑर्बिट से इस ऑर्बिट में गया तो ये ऑर्बिट हमारा ट्रांसफ़र ऑर्बिट हो गया। ऐसे ये ट्रांसफ़र ऑर्बिट जनरली ऐसे गोल नहीं होता, ये इस इमेज में जो इमेज नीचे दिया गया इसमें ढंग से समझाऊंगा मैं, ओके। तो इस ऑर्बिट से इस ऑर्बिट में भेजना, ओके, ये कहते हैं जो ट्रांसफ़र करना हुआ, ओके। तो इस पहले वाले ऑर्बिट को हम ट्रांसफ़र ऑर्बिट कह सकते हैं, ओके। क्योंकि होता क्या है कि एक ही बार में काफ़ी दूर के ऑर्बिट में भेज पाना संभव नहीं हो पाता, तो पहले हम नज़दीक के ऑर्बिट में भेजते हैं उपग्रह को, फिर वहाँ पे जो है उसे फिर पुश किया जाता है, फिर धक्का दिया जाता है उसे रॉकेट के द्वारा, और तब उसे जो है एक दूसरी ऑर्बिट में भेजा जाता है। तो इस पहले ऑर्बिट को हम ट्रांसफ़र ऑर्बिट कह सकते हैं, ओके। तो ट्रांसफ़र ऑर्बिट एक तरह का इंटरमीडिएट ऑर्बिट है, गोल नहीं होता, ये इलिप्टिकल होता है। इंटरमीडिएट मतलब बीच का, ये बीच का ऑर्बिट है। भेजना हमें यहाँ था, ओके, भेजना हमें यहाँ था, लेकिन ये जो है ये बीच का ऑर्बिट है, ओके। चलो, तो ट्रांसफ़र ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि ये बीच का ऑर्बिट है, इलिप्टिकल होता है ये, ओके, गोल नहीं होता, ये इलिप्टिकल होता है, जो आपको यहाँ पे दिखेगा, ये दिख रहा है ये ब्लू वाला, ये ओके, ये ट्रांसफ़र ऑर्बिट है। तो इलिप्टिकल शेप का है, ये गोल नहीं है, जबकि ये जो हमारा रेड वाला है ये क्या पूरा गोल है, ओके। तो ये हमारा ऑर्बिट है जिसमें हमें भेजना है। उसके बाद ये समझो कि जियोसिंक्रोनस ट्रांसफ़र ऑर्बिट क्या होता है। एक चीज़ थोड़ा ये भी समझना बहुत ज़रूरी है जियोसिंक्रोनस ट्रांसफ़र ऑर्बिट को समझने से पहले, कि जियोसिंक्रोनस अर्थ ऑर्बिट क्या है, जियोस्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट क्या है। देखो, एक तो ऑर्बिट होता है पोलर ऑर्बिट, ओके। पोलर ऑर्बिट हमसे ज़्यादा दूर नहीं होता, उसके बारे में मैं कभी फिर बाद में समझाऊंगा। अभी पहले ये समझो कि जियोसिंक्रोनस और जियोस्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट क्या होते हैं। इस इमेज को ध्यान से देखो, होता क्या है कि इतनी हाइट पर जो ऑर्बिट होता है, इस ऑर्बिट को हम जियोसिंक्रोनस अर्थ ऑर्बिट कहते हैं। हाइट कितनी लिखी हुई है, 35,863 किलोमीटर, लगभग 36,000 किलोमीटर की हाइट पे जो ऑर्बिट हुआ, ओके, ये पृथ्वी है। अब ये जो ऑर्बिट हुआ, ये ऑर्बिट क्या कहलाएगा, मान लो ये हाइट कितनी है, 36,000 किलोमीटर, ओके। तो ये क्या हो गया हमारा, ये ऑर्बिट जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट हो गया। जियोसिंक्रोनस कहने का अर्थ क्या हुआ कि इस ऑर्बिट में अगर कोई उपग्रह घूमेगा तो वो उपग्रह जो है 24 घंटे में पृथ्वी का चक्कर लेगा। अब पृथ्वी खुद 24 घंटे में अपना चक्कर अपने अर्थ पे अपने अक्ष पे घूम जाती है, ओके। तो ये जो सैटेलाइट होगी जो 24 घंटे में घूम जाएगी, उसका भी 24 घंटा उसका जो समय पृथ्वी के समय के साथ मैच कर रहा है, पृथ्वी घूर्णन के समय के साथ, इसलिए उसको जियोसिंक्रोनस कहा गया, ओके। सिंक्रोनस मतलब पृथ्वी के साथ सिंक्रोनाइज कर गया, ओके। अच्छा, लेकिन इसमें एक खराबी क्या होती है कि जैसे मान लीजिए हमने इस स्टेशन से इसको छोड़ा है, इस उपग्रह को, तो ये उपग्रह जरूरी नहीं हमेशा हमारे सामने ही हो, हमेशा हमारे ठीक सामने ही हो, सीधे ऊपर ऊपर ही हो, ऐसा हमेशा ज़रूरी नहीं होता। उसके लिए जो है जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट बनाए जाते हैं। जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट बनाए नहीं जाते, ये ऑर्बिट पहले से आसमान में अंतरिक्ष में ही होते हैं, लेकिन इस ऑर्बिट में उपग्रह को भेजा जाता है। क्या होता है जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट, तो ये ऑर्बिट जो होता है, इसको देखो यहाँ पर, ये जो वाइट वाला जो है ये हमारा जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट है, ओके। और ये जो ब्लू वाला है वो हमारा क्या है, जियो सिंक्रोनस है। तो जियो सिंक्रोनस अर्थ ऑर्बिट जो है थोड़ा ऐसा हल्का तिरछा भी हो सकता है, उसमें कुछ इंक्लिनेशन हो सकता है, कुछ झुकाव हो सकता है, लेकिन जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट जो होती हैं वो बिल्कुल क्या होता है, हमारा जो पृथ्वी का जो इक्वेटर होता है, ओके, जो मध्य की जो रेखा होती है, भूमध्य रेखा जिसको हम लोग कहते हैं, इस भूमध्य रेखा के ही क्या होता है, तो बिल्कुल पैरेलल होता है। कौन, जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट। तो जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट पृथ्वी के भूमध्य रेखा के बिल्कुल पैरेलल होता है, इस बात का ध्यान रखना है। जबकि जियो सिंक्रोनस अर्थ ऑर्बिट थोड़ा तिरछा हो सकता है, ओके। तो जब हम भूमध्य रेखा के बिल्कुल पैरेलल ऑर्बिट पे, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट पे जब हम भेजेंगे इसको, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा पूरी तरह से हमारे जिस स्टेशन से भेजा जाएगा उस स्टेशन के ठीक सामने होगा, उसके ठीक सामने ही ये दिखेगा, ओके। तो ये फ़र्क है जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट और जियो सिंक्रोनस अर्थ ऑर्बिट में।
फ़ायदा क्या है जियो स्टेशनरी का कि जिस स्टेशन छोड़ा गया उसके ठीक सामने रहेगा, तो इसकी सर्विसेज थोड़ा ज़्यादा बेहतर होंगी। ओके, और जियो सिंक्रोनस वो 24 घंटे में भी चक्कर काटेगा पृथ्वी का, 24 घंटे में ये भी चक्कर काटेगा, लेकिन हमेशा हमारे सामने नहीं होगा। कौन? जियो सिंक्रोनस वाला, लेकिन ये हमेशा हमारे सामने रहेगा। ओके, तो इसका ये बेनिफिट है। ओके, इसलिए जियो स्टेशनरी में जब भी कोई ऑब्जर्वर नीचे खड़ा होता है तो उसको वो जो सैटेलाइट होगा हमेशा स्टेशनरी दिखेगा, हमेशा अपने सामने स्थिर दिखेगा। वो स्थिर इसलिए है कि जैसे जैसे पृथ्वी घूम रही है वैसे वैसे ये भी घूम रहा है, ठीक एकदम जैसे अब हम घूमते हुए यहाँ आ गए तो ये भी यहीं आ जाएगा, तो ठीक हमारे सामने दिखेगा। अब हम घूमते हुए यहाँ आ गए तो ये भी यहीं आ जाएगा, वो उपग्रह भी। तो हमारे लिए स्टेशनरी हो गया, हमारे लिए बिल्कुल स्थिर हो गया, इसलिए मैंने जियो स्टेशनरी कह दिया। ओके, लेकिन जियो सिंक्रोनस में हमारे लिए स्टेशनरी नहीं होता, लेकिन हाँ 24 घंटे में वो फिर हमारे सामने एक बार जरूर आएगा। ओके, चलो, तो जियो सिंक्रोनस जियो स्टेशनरी समझ गए। आप समझो कि ये GTO क्या है, जियो सिंक्रोनस ट्रांसफ़र ऑर्बिट क्या है। जैसे मैंने बताया कि ये जो रेड वाला है ये तुम्हारा क्या हो गया, मान लो कि ये जियो सिंक्रोनस या जियो स्टेशनरी ऑर्बिट है, 36,000 किलोमीटर ऊंचाई पर है। तो एक ही बार में इस ऑर्बिट में उपग्रह को रख पाना संभव नहीं हो पाता, एक ही बार में संभव है भी तो इतना वो आसान नहीं है। ओके, तो इस चीज़ को जो है क्या किया जाता है कि पहले एक दूसरा ऑर्बिट बनाया जाता है, या पहले उपग्रह को एक दूसरे ऑर्बिट में रखा जाता है। जैसे ये ब्लू वाला जो हमारा ऑर्बिट है ये हमारा वही दूसरा ऑर्बिट है। हमने इस ऑर्बिट में क्या किया, तो पहले भेज दिया, देखो यहाँ से भेजना शुरू किया गया, अब ये इस ऑर्बिट में आ गया, ब्लू वाले ऑर्बिट में आ गया, कौन? उपग्रह आ गया। अब क्या होगा कि जैसे ही वापस आएगा ये, फिर ये थोड़ा सा इसको और पुश दिया जाएगा, थोड़ा ऐसे हो जाएगा ये, फिर ये ऐसे घूमेगा, फिर थोड़ा और पुश दिया इसका, ऐसे हो जाएगा ये। ओके, और फिर ऐसे ही करते 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 ये इसमें आ जाएगा। ओके, तो इस ढंग से जो है जो बूस्टर्स होते हैं रॉकेट के अंदर, वो बूस्टर्स क्या होते हैं, छोड़े जाते हैं, और इसे थोड़ा थोड़ा इसकी ऊंचाई, जैसे पहले ऊंचाई इतनी ही थी, फिर ऊंचाई इतनी कर दी गई, ऊंचाई इतनी, फिर ऊंचाई इतनी कर दी गई। ओके, तब जाके ये हमारा पूरा ये इस ऑर्बिट में आ सका, जिस ऑर्बिट को हम जियो सिंक्रोनस या जियो स्टेशनरी, यानी कि इतनी ज़्यादा ऊंचाई पर। एक बार तो एक तरफ से इस ऊंचाई पे गया, लेकिन दूसरी तरफ से उसी ऊंचाई पे नहीं था, तो इसका ध्यान रखना है। दूसरी तरफ से उसी ऊंचाई पे लाने के लिए ही ये प्रक्रिया की जाती है। तो इस छोटे से ऑर्बिट को क्या कहते हैं हम लोग? GTO, जियो सिंक्रोनस ट्रांसफ़र ऑर्बिट। ओके, चलो, तो PSLV C50 ने क्या किया, तो इस संचार उपग्रह को, जिसका नाम क्या है CMS-01, उसे उसने GTO में स्थापित किया। ओके, और फिर चरणबद्ध तरीके से इसे क्या किया गया, तो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में डाल दिया गया। ऐसा आपके मैगजीन में लिखा हुआ है, उसको ध्यान से पढ़ना। तो समझ में आ रहा होगा कि GTO में डालने का अर्थ क्या हुआ, और फिर उसे चरणबद्ध तरीके से, पहला चरण में यहाँ तक आया, दूसरे चरण में यहाँ तक आया। ओके, चरणबद्ध तरीके से उसे क्या किया गया, तो उसे डाल दिया गया कहाँ पर? जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में। ओके, शायद ये समझ में आ गया हो, फिर भी समझ में ना आए कमेंट बॉक्स में लिखना। चलो, अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि इसमें चर्चा हुई थी एक मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी, जो कहाँ पर है? कर्नाटक के हसन में। आपके मैगजीन में चर्चा है मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी की। मैं इसलिए सब चीज़ें समझा रहा हूँ ताकि आपको समझ में भी आनी चाहिए, बस इसको रटते मत रहा करो। तो इसरो की एक कंट्रोल फैसिलिटी है। ओके, जो उपग्रह छोड़ दिए जाते हैं तो उन उपग्रहों को कंट्रोल करने का काम कहीं ना कहीं इसका रहता है, किसका? MCF का, मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी का। तो ये जो ऊपर हमने समझाया कि चरणबद्ध तरीके से इसे GTO से जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट में भेजा गया। तो इस चरणबद्ध तरीके से भेजने का जो काम है वो कहीं ना कहीं इसी MCF से कराया गया। ओके, मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी से। तो ये इसरो का ही पार्ट है, सो ध्यान रखना। ओके, इसरो के 6-7 इंपॉर्टेंट विंग हैं, अलग अलग शहरों में उसके ऑफिसेज हैं। ओके, उसके बारे में अलग से स्पेस में पढ़ाऊँगा तो वहाँ पर आपको बता दूँगा। ये PSLV की 52वीं उड़ान थी, भले ही इसका नाम PSLV C50 है, पर PSLV की 52वीं उड़ान थी। शुरू के कुछ उड़ान फेल हुए थे, इसलिए उसका नाम C50 है, लेकिन चूँकि शुरू कुछ उड़ान फेल हुए थे इसलिए इसका नाम ये 52वीं उड़ान है। ओके, आपके मैगजीन में PSLV के एक वेरिएंट का बात किया है, PSLV का एक रूप है PSLV XL। ओके,
तो लिखा है कि PSLV एक्सेल का ये 22वां उड़ान था शायद। ओके, हाँ 22वीं उड़ान थी PSLV एक्सेल की। तो PSLV के भी कुछ वेरिएंट हैं, 2 इसके इंपॉर्टेंट वेरिएंट है, PSLV एक्सेल, PSLV CA। CA मतलब कोर अलोन, इसे PSLV G भी कहा जाता है। ओके, तो CA का मतलब क्या हो गया, कोर अलोन। ओके, तो ये दोनों क्या है, PSLV के वेरिएंट हैं, PSLV के ही अलग अलग रूप हैं। ओके, PSLV क्या हमारा लॉन्चिंग व्हीकल है, रॉकेट है, जिसके द्वारा हम ऊपर तक भेज पाते हैं किसको, रॉकेट को, उपग्रह को। ओके, चलो इसरो ने एक नई नामकरण व्यवस्था अब शुरू की है, जैसे आप देखो CMS नाम दिया गया है इसका। ओके, इसके पहले जो है हमने देखा था कि अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट छोड़ा गया, इसका नाम EOS ही दिया गया था, EOS-01। तो पहले उपग्रह का जो इस तरह के जो भी नाम होते थे, उन नामों को जो है थीम के बेस पे रखती थी कौन, हमारी इसरो। तो थीम बेस्ड नाम जो हुआ करते थे पहले, उसको अब चेंज कर दिया गया है, अब थीम बेस्ड नाम नहीं होते। थीम बेस्ड नाम का मतलब क्या हुआ कि अगर ओशन के लिए भेजा जा रहा है तो ओशन सैट नाम रख दिया गया, कार्टोग्राफी के लिए यानी मानचित्र बनाने के लिए भेजा जा रहा है तो कार्टो सैट नाम रख दिया गया, पढ़ाई के लिए उपग्रह भेजा गया तो एडूसैट नाम रख दिया गया। तो इस हिसाब से जिस पर्पस से, जिस थीम से उसको बनाया जाता था, उसी थीम के हिसाब से नाम पड़ रहे थे। लेकिन अब जो है इसरो ने वो थीम बेस्ड नामकरण छोड़ दिया है, अब सिंपल नाम हो रहा है। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है तो EOS, कम्युनिकेशन सैटेलाइट है तो CMS। ओके, कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स होते क्या हैं, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स होते क्या हैं। तो कम्युनिकेशन सैटेलाइट का काम क्या होता है कि आज जो हम लोग ये मोबाइल पे बात कर पा रहे हैं, टीवी भी चल पाता है वगैरह वगैरह, इस तरह जो भी चीज़ें होती हैं, तो कम्युनिकेशन सिस्टम को मजबूत करना ही कम्युनिकेशन सैटेलाइट का काम होता है। और अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट का काम क्या होता है, तो दूर से जो है पृथ्वी पे नज़र रख रही होती है कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। इससे हम लोग मैपिंग कर सकते हैं, इससे हम लोग जांच पड़ताल कर सकते हैं। जांच पड़ताल कहने का अर्थ क्या हुआ कि ऊपर से ही रिकनेसेंस हो सकता है, ऊपर से ही जो है सर्वे जैसा काम हो सकता है। ओके, तो ये सब EOS का काम है। और भी बहुत सारे फंक्शन हैं, इसको हम लोग रिमोट सेंसिंग भी कहते हैं EOS को। इन सब चीज़ों के बारे में अलग से समझाना पड़ेगा। ओके, तो इसरो की जो नई नामकरण व्यवस्था है वो अब थीम बेस्ड नहीं रही। ओके, ये ध्यान रखोगे। अगला न्यूज़ है हमारा कि जम्मू कश्मीर में आयुष्मान भारत PM जय सेहत योजना, इस योजना का पूरा ये नाम है। ओके, आयुष्मान भारत PM जय सेहत योजना। ओके, सबसे पहले आयुष्मान भारत PM जय का मतलब क्या हुआ, जन आरोग्य योजना। इसके बारे में कुछ बेसिक चीज़ जानो। ये जो योजना है इसे कहा जाता है कि दुनिया का सबसे बड़ा हेल्थ इंश्योरेंस या हेल्थ एश्योरेंस स्कीम है। ओके, दुनिया के सबसे बड़ी ये हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है और इसे पूरी तरह से जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फाइनेंस कर रही है। क्या है स्कीम के तहत कि प्रत्येक परिवार को 5 लाख तक की बीमारियों का इलाज जो है वो क्या है तो मुफ्त दिया जा रहा है। ओके, लेकिन ध्यान रखना कि इसमें हर तरह की बीमारी का इलाज नहीं है, इसमें बस सेकेंडरी और टर्शियरी केयर। ओके, प्राइमरी केयर नहीं। अब आपको थोड़ा बहुत बुखार सर्दी हो गया है वगैरह वगैरह हल्का फुल्का, तो उसका इलाज जो है आप सरकारी हॉस्पिटल में करवा लो, उसके इलाज जो है वो सब इलाज जो है ये 5 लाख के अंतर्गत नहीं आएंगे, चाहे इस स्कीम के तहत नहीं आएंगे। सेकेंडरी केयर का मतलब क्या हो गया कि किसी स्पेशलिस्ट से आपको अपना इलाज कराना है। आपको दिल की बीमारी है, हार्ट की बीमारी है, तो आप कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाओगे, तो ये सेकेंडरी केयर होता है। टर्शरी केयर क्या हुआ, आपको कोई सर्जरी करवानी है, कोई ऑपरेशन करवाना है। ओके, तो वो सब चीज़ जो जहाँ पे हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है उस जैसे सर्जरी वगैरह, तो वो सब टर्शरी केयर में आता है। ओके, ऐसे क्वाटरनरी केयर भी होता है। ओके, तो उसमें और ज़्यादा स्पेशलाइज्ड हो जाता है वो। ओके, तो जो हम लोग हेल्थ सर्विसेज लेते हैं वो 4 तरह के होते हैं, प्राइमरी केयर, सेकेंडरी केयर, टर्शरी केयर, क्वाटरनरी केयर। ओके, तो क्वाटरनरी केयर को टर्शरी केयर का ही भाग मान लिया गया है इसमें। ओके, और इसमें जो है आप प्राइमरी छोड़कर सेकेंडरी, टर्शरी, इवन क्वाटरनरी को मैंने क्या कहा कि उसे टर्शरी का ही पार्ट मान लिया गया है। वैसे कोई भी आपको सुविधा चाहिए होगी तो वो 5 लाख रुपए सालाना पर परिवार के हिसाब से आप इस स्कीम के तहत फ़ायदा उठा सकते हो। इस स्कीम में जो है बहुत सारे सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल्स को इम्पैनल किया गया है इंडिया भर में, बस उन्हीं हॉस्पिटल्स में आप इलाज करा सकते हो। इसका कवरेज बहुत ही बड़ा है। कवरेज बहुत बड़ा होने के कारण ही ये क्या है तो लार्जेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है।
10.74 करोड़ करीब, ओके। मतलब ये गरीब मतलब इतने परिवार, 10.74 करोड़ परिवार, ओके। लगभग 50 करोड़ इसके बेनिफिशरीज होंगे, ओके। तो ये हमारा PM जय योजना है, आयुष्मान भारत PM जन आरोग्य योजना है। अब ये जो योजना है इसमें थोड़ा सुधार करते हुए इसका नाम रख दिया गया है आयुष्मान भारत PM जय सेहत योजना। कहाँ के लिए? जम्मू कश्मीर के लिए है ये केवल, ओके। इस योजना पे सेहत का यहाँ फुल फॉर्म क्या रखा गया है? सेहत का फुल फॉर्म है सोशल इंडेवर फॉर हेल्थ एंड टेलीमेडिसिन, ओके। ये फुल फॉर्म वगैरह पूछ सकते हैं एग्जाम्स में, ऐसे ये शायद आपके मैगजीन में नहीं दिया हुआ था, इसे आप देख लेना, ओके। तो ये जो हमारा आयुष्मान भारत PM जय सेहत योजना है, इसमें क्या खूबी है कि जैसे कि ये लगभग जो है वहाँ के सभी परिवारों के लिए है, ये जम्मू कश्मीर के सभी परिवारों के लिए, लिमिटेड नंबर ऑफ फैमिलीज़ के लिए नहीं है, ओके। केवल कुछ परिवारों के लिए नहीं है। जैसे इंडिया में क्या देख रहे हैं हम लोग कि 10.74 करोड़ ही परिवारों के लिए, पूरे भारत के लिए, ओके। लगभग 50 करोड़ लोग के लिए है, लेकिन भारत की आबादी 50 करोड़ से कहीं ज़्यादा है, ओके। लेकिन जम्मू कश्मीर के लिए इस योजना को सबके लिए कर दिया गया, सारे परिवारों के लिए कर दिया गया है, ओके। इसलिए इसका नामकरण थोड़ा चेंज करना पड़ा, PM जय सेहत योजना हो गया। और ऐसा नहीं है कि वो लोग केवल जम्मू कश्मीर के ही हॉस्पिटल्स में इलाज करवा पाएंगे, देश से किसी भी सूचीबद्ध अस्पताल में, सरकारी या प्राइवेट, वहाँ पे उनको 5 लाख तक का जो इलाज होगा बिल्कुल वो उनके लिए मुफ्त रहेगा, वो चीज़ है यहाँ पर, ओके। इसका ध्यान रखना है। चलो, इसके अलावा प्रधानमंत्री ने जब इसको लॉन्च किया तो उन्होंने और भी बहुत सारी चीज़ों की चर्चा की। उन्होंने कहा कि अब तक हम लोग 18 लाख LPG सिलेंडर जम्मू कश्मीर में लोगों को दे चुके हैं, 10 लाख से अधिक शौचालय बनाए जा चुके हैं, ओके। ग्रामीण संपर्क के साथ साथ जो है हर घर में पाइपलाइन से पानी को उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में IIT IIM खोले गए हैं, 2 एम्स और 2 कैंसर के संस्थान खोले गए हैं, ओके। जम्मू कश्मीर के युवाओं को ऋण की सुविधा दी गई है, ओके। वहाँ पे जो लोग भी अब रह रहे हैं अब उनको आवास प्रमाण पत्र मिल रहा है, जो पहले ऐसा नहीं होता था, ओके। जो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, यानी EWS, ओके, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस, उन लोगों को भी आरक्षण मिल रहा है। तो इस तरह से उन्होंने अपने भाषण में बहुत सारी चीज़ें गिनाई थी, ओके। आप इन सब चीज़ों को बस ध्यान में रख सकते हो राइटिंग के पर्पज़ से, बाकी नोट करने लायक इतनी ही सारी चीज़ें थी। चलो, अगली खबर है हमारा कि एंजेला मर्केल ये फोर्ब्स आकलन में 10वीं बार, ओके। फोर्ब्स एक बहुत ही फेमस वर्ल्ड मैगजीन है, ये लोग दुनिया के सबसे शक्तिशाली महिला, पुरुष वगैरह, सबसे बड़ी कंपनीज़, इस तरह की लिस्ट वगैरह निकालते रहते हैं, ओके। तो दुनिया की सबसे शक्तिशाली जो 100 महिलाएं हैं उस सूची जारी की गई, और उस सूची में जो है 10वीं बार एंजेला मर्केल विश्व की सबसे शक्तिशाली महिला के रूप में चुनी गई। एंजेला मर्केल कौन है सबको मालूम होगा, मैंने लिखा नहीं है। ये जर्मनी की चांसलर हैं, सबको मालूम है, जर्मनी की सुपर वुमन है, ओके। और पिछले 10 सालों से ये दुनिया की सबसे शक्तिशाली महिला के रूप में जानी जाती हैं, ओके। दूसरे स्थान पे जो हैं वो हैं क्रिस्टीन लागार्ड, ओके। क्रिस्टीन लागार्ड का नाम भी आप लोग सुने ही होंगे। ये पहले IMF की अध्यक्ष थी, अभी ये यूरोपियन सेंट्रल बैंक की अध्यक्ष हैं। यूरोपियन सेंट्रल बैंक क्या है? तो यूरोपियन यूनियन का नाम तो आपने सुना ही होगा, ओके। यूरोपियन यूनियन का अपना एक बैंक भी है जिसका नाम क्या है? यूरोपियन सेंट्रल बैंक। तो इसी यूरोपियन सेंट्रल बैंक की ये अध्यक्षा हैं क्रिस्टीना लागार्ड। ये फ्रांस से बिलोंग करती हैं, ये दूसरे स्थान पर हैं। तीसरा स्थान दिया गया कमला हैरिस जी को, बहुत ही फेमस नाम हो चुका है अभी। USA की वाइस प्रेसिडेंट, पहली बार कोई महिला उस पद तक गई है, तो भारतीय मूल की हैं। तो कमला हैरिस USA की नई वाइस प्रेसिडेंट हैं। बेसिकली अभी वाइस प्रेसिडेंट के रूप में उन्होंने शपथ नहीं लिया है। 20 जनवरी को ये सब चीज़ होगा, यानी कि कल होगा। और कह सकते हो कि वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट हैं, ये वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट, ओके। शीर्ष 100 में 3 भारतीय भी हैं। हमारी जो फिनांस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमण, वो हैं। HCL की जो CEO हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ओके। HCL एक IT क्षेत्र की बहुत बड़ी कंपनी है। शिव नाडर
ने स्थापना की थी, वही इसके मालिक भी हैं लगभग। लेकिन इसकी जो CEO है उनकी एकमात्र जो संतान है, उनकी जो बेटी हैं रोशनी नाडर मल्होत्रा। ओके, तो ये जो है ये भी टॉप 100 की सूची में है, इसके पहले भी ये टॉप 100 सूची में आ चुकी हैं। तो रोशनी नाडर मल्होत्रा HCL की CEO, वो भी भारत की तरफ से इन टॉप 100 में हैं। किरण मजुमदार शॉ, ये भी बहुत सालों से टॉप 100 शक्तिशाली महिलाओं में हैं। ये बायोकॉन की चेयरपर्सन है। बायोकॉन एक कंपनी है जो बायोटेक्नोलॉजी की फील्ड में काम करती है, तो उसी की ये चेयरपर्सन है। कौन? किरण मजुमदार शॉ। तो ये 3 नाम याद रखोगे भारत के एंगल से। और इसके अलावा ये 3 नाम जो टॉप हैं दुनिया की, एंजेला मर्केल, क्रिस्टिन लागार्ड और तीसरे स्थान पे कमला हैरिस। इसके अलावा जो लिस्ट दिया हुआ है, जो टॉप के कुछ 10 लोगों का नाम दिया हुआ है, इन सबको एक बार देख लोगे। जैसे कि चांसलर जर्मनी, टॉप 3 तो मैंने बता ही दिया। यूरोपियन कमीशन की जो अध्यक्ष हैं, ओके, जो अध्यक्ष हैं कहो उर्सुला वॉन डेर, ये भी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहती हैं। तो इन सब के नाम को देख लोगे, थोड़ा चेहरा भी सबका दिया, उसको आराम से देख लोगे, समझोगे, थोड़ा दिमाग में इमेज बैठाने की कोशिश करोगे। मैगज़ीन को ज़रूर पढ़ना, मैगज़ीन को स्किप करने की ज़रूरत नहीं है और बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है। 19-20 पेज हैं मुश्किल से काम के, तो वो आपको पढ़ लेने हैं, उतना पढ़ ही लिया करो। उसके बाद की भी जो भी चीज़ें हैं, जो बड़े बड़े लेख हैं, उसको भी पढ़ सकते हो, लेकिन मैगज़ीन को पढ़ा करो। पढ़ने में स्पीड लाओ, पढ़ने में क्लैरिटी लाओ, समझ के पढ़ो, ये बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। केवल रटने के चक्कर में रहोगे सब तो कंपटीशन जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे और ज़्यादा समझ वाले लोग कंपटीशन में भाग लेंगे। जो लोग केवल रट रहे होंगे वो कंपटीशन से बाहर होते जाएंगे। ओके, इस बात का ध्यान रखना है। तो मेहनत तो करना पड़ता ही है, याद करने में भी रटने में भी। समझ के पढ़ोगे तो थोड़ा कम मेहनत लगेगा और फिर जो थोड़ा बहुत जो याद करना होगा वो याद भी हो जाएगा। इस चीज़ का सबको ध्यान रखना है। भारतीय थल सेना में उप प्रमुख के अब 3 पद। बहुत इंपॉर्टेंट ये न्यूज़ नहीं है, लेकिन फिर भी भारतीय थल सेना में उप प्रमुख के अब 3 पद हो जाएंगे। पहले 2 पद थे, अब 3 पद हो जाएंगे। जो तीसरा पद जो बना है वो डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, सामरिक दृष्टि से एक नया डिप्टी चीफ का पोस्ट बना है। 3 डिप्टी चीफ अब होने लगे, तो एक सामरिक दृष्टि से हुए। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट ये न्यूज़ नहीं है, तो इसको छोड़ा जा सकता है। डोकलाम का जो घटना हुआ था, तो डोकलाम की घटना के बाद ही इसकी जो महसूस की गई थी। आर्य राजेंद्रन देश में सबसे कम उम्र की महापौर, वेरी इंपॉर्टेंट। आर्य राजेंद्रन, ये एक मात्र 21 वर्षीय एक लेडी हैं। ये अभी खुद BSc की छात्रा ही हैं, अभी BSc सेकेंड ईयर में शायद हैं। तो ये BSc की छात्रा हैं और ये महापौर के पद पे, मेयर, वो भी एक बड़े शहर की, तिरुवनंतपुरम जैसे बड़े शहर की मेयर के पद पर इनका चुनाव हुआ है। ये माकपा दल से हैं, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी से हैं। तिरुवनंतपुरम सबको मालूम है कहाँ पर है, ओके, केरल की राजधानी। तो बहुत ही बड़ा ये अचीवमेंट है इस उम्र में। तो सबसे कम उम्र की मेयर बनी है आर्य राजेंद्रन। ये नाम याद रखोगे, एग्जाम से पूछा जा सकता है। तो इसके बाद हम देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो भी चीज़ समझ में ना आए कमेंट में लिखो, इसके अलावा भी जो कुछ चाहो कमेंट में लिख सकते हो। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।